दोस्तों, हम सबको लगता है कि फेलियर का मतलब है जेब खाली होना। लेकिन असली फेलियर वो नहीं होता। असली फेलियर वो होता है जब आप आसमान छू लें और वहां से बिना पैराशूट के जमीन पर गिरें। इमेजिन कीजिए साल 2000, वॉशिंगटन डीसी की ठंडी हवा। एक 24 साल का हैंडसम हिंदुस्तानी लड़का अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा है। उसके हाथ में एक्सपेंसिव वाइन है। वो नीचे सड़क पर देख रहा है और सोच रहा है, मैं कौन सी फरारी खरीदूं, रेड या येलो। उसकी कंपनी माइक्रो स्ट्रैटेजी का शेयर प्राइस आसमान फाड़ रहा है। उसके पास स्टॉक ऑप्शंस हैं जिनकी वैल्यू है $40 मिलियन। आज के हिसाब से 330 करोड़ रुपए। 24 साल की उम्र में 330 करोड़ रुपए। वो लड़का सोचता है, मैंने जिंदगी जीत ली है, अब बस ऐश करनी है। लेकिन किस्मत यानी डेस्टिनी ऊपर बैठकर हंस रही थी। कुछ ही दिनों बाद डॉट कॉम बबल फूटता है। उसकी कंपनी पर फ्रॉड के एलिगेशंस लगते हैं। शेयर प्राइस $330 से गिरकर सीधा $6 पर आ जाता है। एक झटके में, हाँ, सिर्फ एक झटके में वो 330 करोड़ रुपए हवा में गायब हो जाते हैं। पेपर वेल्थ जलकर राख हो जाती है। फरारी का सपना बस की टिकट में बदल जाता है। वो लड़का वापस इंडिया आता है, टूटा हुआ, हताश। लोग कहते हैं कि देखो, अमेरिका गया था राजा बनने, फकीर बनकर वापस आया। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने इंडिया आकर एक ऐसा धंधा शुरू किया जिसे उस वक्त इंडिया में पाप यानी सिन माना जाता था। उसने कहा, मैं इंटरनेट पर शादी कराऊंगा। समाज ने कहा, तू धंधा नहीं कोथे का काम कर रहा है, लड़की की फोटो इंटरनेट पर डालेगा। लेकिन आज 20 साल बाद वही लड़का शादी डॉट कॉम के जरिए 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां जोड़ चुका है। आज वो शार्क टैंक पर बैठता है तो दुनिया उसे द मोस्ट सेंसिबल शार्क कहती है। ये कहानी अनुपम मित्तल की है, लेकिन ये कहानी पैसा कमाने की नहीं है। ये कहानी है कल्चर बदलने की। ये कहानी है उस जिद की जिसने इंडिया के सबसे पवित्र रिश्ते, शादी को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। आइए डीप डाइव करते हैं उस दिमाग में जिसने पहले सब खोया ताकि वो सब पा सके। चैप्टर 1, द एरोगेंट बॉय एंड द क्रैश, 1995 टू 2001। द रेबल सन। कहानी शुरू होती है साउथ मुंबई के एक एफ्लुएंट यानी खट्टे पीते परिवार से। गोपाल दास मित्तल, टेक्सटाइल बिजनेसमैन। घर में पैसा था लेकिन डिसिप्लिन भी था। अनुपम शुरू से ही रेबेल थे। उन्हें लगता था, पिताजी का बिजनेस पुराना है, मैं नई दुनिया का राजा बनूंगा। 1990s में इंडिया में इंटरनेट आ रहा था, लेकिन अनुपम को अमेरिका जाना था। वो बॉस्टन कॉलेज गए। वहां उन्होंने देखा कि कैसे इंटरनेट दुनिया बदल रहा है। लोग ईमेल्स भेज रहे थे, चैट कर रहे थे। द राइज, माइक्रो स्ट्रैटेजी। कॉलेज के बाद उन्होंने ज्वाइन किया माइक्रो स्ट्रैटेजी। ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं थी, ये उस वक्त की निविडिया थी। ग्रोथ रेट 100%। अनुपम वहां सेल्स और स्ट्रैटेजी में थे। उन्हें सैलरी के बजाय ईसॉप्स यानी कंपनी के शेयर्स मिले। जब मार्केट बूम हुआ तो अनुपम की नेटवर्थ $40 मिलियन क्रॉस कर गई। वो हवा में उड़ रहे थे। उनका लाइफस्टाइल बदल गया था। महंगी गाड़ियां, महंगे शौक। उन्हें लगा, मुझे अब काम करने की जरूरत नहीं है। द फॉल, द बबल बर्स्ट। लेकिन 2000 में मार्केट क्रैश हुआ। ये क्रैश धीरे धीरे नहीं हुआ, ये एक फ्री फॉल था। माइक्रो स्ट्रैटेजी के अकाउंट्स में गड़बड़ मिली। एसईसी, अमेरिका की सेबी ने छापे मारे। स्टॉक जीरो की तरफ भागा। अनुपम की आंखों के सामने उनकी दौलत खत्म हो गई। सबसे बुरा क्या था, उन्होंने कुछ लोन ले रखे थे उस स्टॉक के भरोसे। अब स्टॉक जीरो था लेकिन लोन वापस करना था। अनुपम जीरो नहीं, माइनस में आ गए थे। उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। द रिटर्न टू द डस्टी ऑफिस। इंडिया वापस आकर वो अपने पिता के ऑफिस में बैठने लगे। वहां का माहौल अलग था। पुराने पंखे, धूल भरी फाइल्स और मुंशी जी। अनुपम डिप्रेशन के करीब थे। मैं कहाँ अमेरिका में डील्स क्रैक कर रहा था और अब यहाँ कपड़ा बेच रहा हूँ। लेकिन वहां उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। उनके पिता के पास एक मैच मेकर यानी रिश्ते वाला पंडित आता था। वो अपनी झोले से 10-12 बायोडेटा निकालता था। मित्तल साहब, ये लड़का देखिए, इसकी नाक लंबी है, रंग गोरा है। ये लड़की देखिए, खाना अच्छा बनाती है। अनुपम ने सोचा, ये कितना इनएफिशिएंट है। आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ उन 10 बायोडेटा के बेसिस पर कैसे ले सकते हैं जो वो पंडित जी लाए हैं। क्या पता आपका सोलमेट मुंबई में नहीं, दिल्ली में हो या लंदन में हो। अनुपम के दिमाग में बत्ती जली। अगर मैं इस पंडित जी को इंटरनेट से रिप्लेस कर दूं तो? अगर मैं एक ऐसा डेटाबेस बना दूं जहां दुनिया भर के इंडियंस अपने बायोडेटा डाल सकें। चैप्टर 2, ब्रेकिंग द सोशल टैबू, सगाई टू शादी। द सिन ऑफ डेटिंग। आज टिंडर और बम्बल नॉर्मल है।
लेकिन 2001 याद कीजिए। इंडिया में अरेंज मैरिज ही सब कुछ थी। लड़का लड़की शादी से पहले मिलते नहीं थे, माँ बाप तय करते थे। जब अनुपम ने कहा मैं ऑनलाइन रिश्ते कराऊंगा, तो लोगों ने कहा तू पागल है। कोई शरीफ बाप अपनी बेटी की फोटो इंटरनेट पर नहीं डालेगा। सिर्फ क्रिमिनल्स और कैरेक्टरलेस लोग आएंगे। यहां तक कि उनके अपने पिता ने कहा यह धंधा नहीं चलेगा, कुछ और सोच। लेकिन अनुपम जिद्दी थे। उन्होंने एक वेब डेवलपर, अपना दोस्त पकड़ा। सर्वर खरीदने के पैसे नहीं थे, तो अमेरिका में एक दोस्त के सर्वर पर साइट होस्ट की। नाम रखा सगाई.com। शुरू में कोई नहीं आया, जीरो ट्रैफिक। लोग डरते थे, इंटरनेट पर धोखा होता है। द पिविट, शादी.com एंड $25,000 गैम्बल। अनुपम को लगा कि सगाई नाम में दम नहीं है। उन्हें जेनेरिक नाम चाहिए था, शादी.com। लेकिन ये डोमेन ऑलरेडी किसी ने खरीद रखा था। वो आदमी डोमेन के बदले $25,000 यानी उस वक्त के 10-12 लाख रुपए मांग रहा था। अनुपम के पास जो बची कुची सेविंग्स थी, उन्होंने सारी लगा दी। लोगों ने कहा एक नाम के लिए इतना पैसा, तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अनुपम जानते थे, ट्रस्ट नाम से आता है। शादी.com सुनते ही लगता था कि ये कोई ऑफिशियल जगह है। टारगेटिंग द डेस्परेट, द एनआरआईज। अनुपम ने देखा कि इंडिया में तो अभी लोग रेडी नहीं हैं, लेकिन एनआरआईज यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस, जो अमेरिका, यूके, कनाडा में बैठे हैं, वो अकेले हैं। उन्हें इंडियन संस्कारी बीवी या पति चाहिए। लेकिन वहां कोई पंडित जी नहीं है, और उनके पास इंटरनेट भी है और क्रेडिट कार्ड भी। अनुपम ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने इंडिया को छोड़कर यूएसए और यूके में मार्केटिंग शुरू की। लुकिंग फॉर एन इंडियन सोलमेट, क्लिक हियर। ये तीर निशाने पर लगा। एनआरआईज ने रजिस्टर करना शुरू किया, डॉलर्स में पेमेंट आने लगी। जब इंडिया में लोगों ने देखा कि अरे, शर्मा जी के बेटे को अमेरिका में रिश्ता मिल गया शादी.com से, तो इंडिया में भी ट्रस्ट बनने लगा। पेरेंट्स जो पहले गाली देते थे, अब साइबर कैफे में लाइन लगाकर खड़े थे। अनुपम ने लव मैरिज और अरेंज मैरिज का बीच का रास्ता निकाल लिया था। 2008 क्राइसिस। सब कुछ सही चल रहा था कि 2008 का रिसेशन आ गया। अनुपम की कंपनी कैश क्रंच में आ गई। इन्वेस्टर्स भाग गए। अनुपम ने अपनी एम्प्लॉयज को कहा, मैं सैलरी लेट दूंगा लेकिन किसी को निकालूंगा नहीं। उन्होंने खुद की सैलरी जीरो कर दी। ये वो वक्त था जब अनुपम मित्तल बॉय से मैन बने। चैप्टर 3, द बॉलीवुड ट्रैप एंड द एंजल इन्वेस्टर, 2009 टू 2015। द डिस्ट्रैक्शन। शादी.com अब स्टेबल हो गया था, पैसा आ रहा था, और जब पैसा आता है तो इंसान बोर होने लगता है। अनुपम को लगा, मैं क्रिएटिव आदमी हूं, मैं फिल्में बनाऊंगा। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोला, पीपल पिक्चर्स। उन्होंने फिल्में बनाई, 99, कुणाल खेमू, फ्लेवर्स। फिल्में क्रिटिक्स को पसंद आई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पिट गईं। अनुपम ने करोड़ों रुपए गंवा दिए। उनका ध्यान बिजनेस से हट गया था। कॉम्पिटिटर्स भारत मैट्रिमनी आगे निकल रहे थे। द अवेकनिंग। एक दिन अनुपम ने आईने यानी मिरर में खुद को देखा और कहा, मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रोड्यूसर नहीं हूं, मैं टेक एंटरप्रेन्योर हूं। उन्होंने बॉलीवुड का चैप्टर बंद किया। उन्होंने वापस टेक पर फोकस किया। लेकिन तब तक दुनिया बदल चुकी थी। ऐप्स आ चुके थे, स्टार्टअप्स आ चुके थे। फ्लिपकार्ट, जोमैटो, ओला शुरू हो रहे थे। द गॉड फादर ऑफ स्टार्टअप्स। अनुपम ने सोचा, मैं खुद नया स्टार्टअप नहीं बना सकता तो क्या हुआ, मैं नए लड़कों की मदद कर सकता हूं। वो बन गए इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट एंजल इन्वेस्टर्स। उन्होंने किस पर पैसा लगाया? एक 22 साल का लड़का जो आईआईटी बॉम्बे से था, जिसका नाम था भविष अग्रवाल। कंपनी ओला कैब्स। जब अनुपम ने ओला में पैसा लगाया, तब ओला के पास ढंग का ऐप भी नहीं था। कॉल सेंटर से टैक्सी बुक होती थी। अनुपम ने भविष की आंखों में वो भूख देखी जो कभी उनमें थी। उन्होंने 50 लाख अप्रॉक्स का चेक काटा। वो इन्वेस्टमेंट बाद में हजारों गुना रिटर्न दे गई। उन्होंने बिग बास्केट में पैसा लगाया। उन्होंने सिम्बा बियर में पैसा लगाया। उन्होंने इंटरैक्टिव एवेन्यूज में पैसा लगाया। 200 से ज्यादा कंपनीज। अनुपम मित्तल अब सिर्फ शादी.com के मालिक नहीं थे, वो द शार्क बन चुके थे, टीवी पर आने से बहुत पहले। चैप्टर 4, द शार्क टैंक फिनोमिनन, 2021 प्रेजेंट। द कॉल फ्रॉम सोनी। 2021 में सोनी टीवी ने डिसाइड किया कि वो शार्क टैंक इंडिया लाएंगे। उन्हें इन्वेस्टर्स चाहिए थे। अनुपम मित्तल परफेक्ट फिट थे, हैंडसम, आर्टिकुलेट, सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस्ड। लेकिन शो पर क्या हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहां बाकी शार्क्स अश्नीर ग्रोवर गुस्से में थे या अमन गुप्ता मार्केटिंग की बात कर रहे थे, अनुपम मित्तल टीचर बन गए। वो फाउंडर्स से पूछते, तुम्हारा यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है? तुम्हारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? तुम्हारी इक्विटी डाइल्यूट कितनी हुई है?
उन्होंने इंडिया की जनता को, जो सिर्फ सास बहू सीरियल देखती थी, उन्हें बिजनेस सिखाया। लोगों ने देखा कि बिजनेस सिर्फ पैसे का खेल नहीं, दिमाग और लॉजिक का खेल है। द मकान एंड मौज। आज अनुपम मित्तल का पीपल ग्रुप सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है। उन्होंने लॉन्च किया मकान.com, रियल एस्टेट। उन्होंने लॉन्च किया मौज, गेमिंग और मोबाइल कंटेंट। उनकी नेटवर्थ आज 15,000 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं है, द हेल्थ ऑब्सेशन। आज अनुपम 50 साल के हैं लेकिन 30 के लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी हेल्थ को लेकर ऑब्सेस्ड हैं। वो बायो हैकिंग करते हैं, वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। वो कहते हैं, अगर मैं 100 साल जीना चाहता हूं तो मुझे अपनी बॉडी को टेम्पल मानना पड़ेगा। कंक्लूजन, द मैन हु डिजिटाइज्ड डेस्टिनी। दोस्तों, अनुपम मित्तल की कहानी हमें बिजनेस और जिंदगी के बारे में 3 सबसे गहरे लेसन देती है। पहला, लॉस इज द बेस्ट टीचर। अगर 2000 में वो $40 मिलियन न डूबते तो शायद अनुपम वहीं अमेरिका में किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बनकर रह जाते। वो कभी इंडिया वापस नहीं आते। वो कभी शादी.com नहीं बनाते। जो होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरा, सॉल्व अ डर्टी प्रॉब्लम। 2000 में मैच मेकिंग को गंदा माना जाता था। कोई टेक गाय उसमें घुसना नहीं चाहता था। अनुपम ने वही गंदा काम उठाया और उसे क्लासी बना दिया। अगर आप वो काम करेंगे जिसे करने में बाकी लोग शर्माते हैं, तो आप मोनोपोली बनाएंगे। तीसरा, इवॉल्व और डाई। वो माइक्रो स्ट्रैटेजी के एम्प्लॉय थे। फिर वो फाउंडर बने, फिर वो प्रोड्यूसर बने, फेल हुए, फिर वो इन्वेस्टर बने, फिर वो टीवी स्टार बने। उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज। आज जब भी कोई लड़का लड़की शादी.com के जरिए मिलते हैं, जब कोई पिता गर्व से कहता है कि मेरी बेटी की शादी ऑनलाइन तय हुई, तो वो अनजाने में ही सही अनुपम मित्तल को थैंक यू बोल रहा होता है। उन्होंने इंडिया को सिखाया कि ट्रेडिशन यानी परंपरा और टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं, दोस्त हो सकते हैं। जय हिंद।